તો ઉત્તર પ્રદેશ વિધાનસભાની ચૂંટણીનો આજથી પ્રારંભ. આજે પ્રથમ તબક્કાનું મતદાન થઈ રહ્યું છે અને મતદાતાઓમાં પણ ભારે ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. આ મહાસંગ્રામનો આજે પ્રારંભ. 11 જિલ્લાની 58 બેઠકો પર મતદાન ચાલી રહ્યું છે. ઉત્તર પ્રદેશમાં પ્રથમ ચરણમાં અત્યાર સુધીમાં સરેરાશ 25% મતદાન નોંધાયું છે. સવારે 11 વાગ્યા સુધીમાં મેરઠમાં 19% મતદાન, તો 11 જિલ્લાની 58 બેઠક પર મતદાતાઓ જે છે તે અત્યારે ઉત્સાહ દર્શાવી રહ્યા છે અને પ્રથમ ચરણમાં અત્યાર સુધીમાં સરેરાશ 25% મતદાન થઈ રહ્યું છે. ઉત્તર પ્રદેશના 11 જિલ્લાની 58 બેઠક પર મતદાન. અલીગઢમાં 17%, બાગપતમાં 23% મતદાન અત્યાર સુધી નોંધાયું છે, તો મથુરામાં 21% મતદાન નોંધાયું છે. ઉત્તર પ્રદેશમાં મતદાનની પ્રક્રિયા પ્રથમ ચરણમાં અને અત્યાર સુધીમાં 25% મતદાન. ઉત્તર પ્રદેશની ચૂંટણીઓમાં જે રીતે રાજકીય મુદ્દાઓ ગરમાયા છે તેવામાં મતદાતાઓનો જોગ કયા તરફ રહે છે તે 10 માર્ચે ખ્યાલ આવશે, પરંતુ હાલ મતદાતાઓનો ઉત્સાહ જોઈને લાગી રહ્યું છે કે તેઓ આ વખતે કોઈ સૂચક પરિણામ લાવી શકે છે. ઉત્તર પ્રદેશમાં પ્રથમ તબક્કાનું શાંતિપૂર્વક મતદાન ચાલી રહ્યું છે, ત્યારે રાજકીય પક્ષોનું અન્ય તબક્કા માટે પ્રચાર અભિયાન પણ તેજ છે. યુપીના ડેપ્યુટી સીએમ દિનેશ શર્માએ TV9 સાથે ખાસ વાતચીત કરી. ઉત્તર પ્રદેશની જનતા વિકાસના નામે મતદાન કરશે તેમ દિનેશ શર્માએ જણાવ્યું. યુપીમાં પૂરજોરથી ચૂંટણીનો પ્રચાર ચાલી રહ્યો છે, ત્યારે રાજ્યના ડેપ્યુટી સીએમ ડોક્ટર દિનેશ શર્मा अपनी साथ से बात करने का प्रयत्न करिए. सर, डेप्यूटी सीएम हैं और पूरे राज्य में प्रवास कर रहे हैं. सबसे तो पहले ये आपने से जानना चाहेंगे कि 5 साल आपके कैसे रहे? देखिए, 5 साल उत्तर प्रदेश की दशा और दिशा को बदलने वाले रहे हैं. जब उत्तर प्रदेश में आए थे तो यहाँ की स्थिति जर्जर अवस्था में पिछली सरकार छोड़ के गई थी. 17.4% का बेरोजगारी दर था. आज जब आपसे बात कर रहे हैं तो 4.9 की बेरोजगारी की दर है. उस समय 11 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था थी और 7वें स्थान पर हम थे. आज दूसरे स्थान पर हम हैं और 22 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश की बन गई है. जो हमने नौकरियां दी हैं भारत के इतिहास में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आजादी के बाद 4.5 लाख सरकारी नौकरियां दी हैं. 3,50,000 हमने जो हमारे संविदा की नौकरियां थी वो दी हैं. 1,61,00,000 निजी क्षेत्रों में जो उद्योग लगे हैं उनमें हमने नौकरियां दी हैं. करोड़ों रोजगार सृजन लोगों के लिए जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, हमारे लघु उद्योग हैं, उनके माध्यम से करोड़ों लोगों का रोजगार सृजन हुआ है. आप कह रहे हैं कि 5 साल में भाजपा ने इतना काम किया है कि लोग फिर से भाजपा की तरफ मुड़ेंगे. निश्चित रूप में आप जाकर देखिए, प्रदेशों में तो रोज 2 से 3, 4 तक जिलों में जा रहा हूं और आज 2 महीनों में मैं कह सकता हूं कि मैं लगभग पूरा प्रदेश में जा चुका हूं. पर सर, ये जो अखिलेश यादव हैं ये तो सीधा भाजपा पे आक्षेप कर रहे हैं कि बीजेपी का मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए, जो पिछले बार का था मैनिफेस्टो की कितनी बातें पूरी हुई हैं. तो अगर आज हम TV9 के मंच से बात कर रहे हैं तो भाजपा ने मैनिफेस्टो की कितनी बातें पूरी की? 100% पूरी की. और जो हमने संकल्प नहीं भी लिया था उन चीजों को भी पूरा किया. जैसे हमने नहीं कहा था कि 250 विद्यालय बनाएंगे, ये 48 इन्होंने बनाए थे. हमने संकल्प किया था नहीं बनाएंगे, लेकिन हमने 250 बनाए. आजादी के बाद से सबसे ज्यादा. हमने संकल्प नहीं किया था कि 78 बनाएंगे, लेकिन हमने 78 डिग्री कॉलेज बनाए. हमने संकल्प किया था 10 विश्वविद्यालय बनाएंगे, हमने 12 विश्वविद्यालयों की क्रियाविधि को पूरा किया है. हर चीज में आप किसी भी विषय को उठाकर देख लो, इन्वेस्टमेंट पूरा रिकॉर्ड तोड़ आज तक का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ है. आज आयुध का कारखाना डिफेंस कॉरिडोर यहां पे हो रहा है. एशिया का सबसे बड़ा जेवर एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में नोएडा में बन रहा है. आज IT हब उत्तर प्रदेश बना है. 100 मोबाइल बनते हैं तो 70 मोबाइल हमारे उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं. ये सारी चीजों के लिए तो सर अखिलेश भी कह रहे हैं कि इन्होंने जो नींव थी उन्होंने डाली थी, बस आके उद्घाटन है जो भाजपा ने किया था. इन आक्षेपों का क्या कहते हैं? एक भी कोई अगर उद्योग लगा दिया हो तो उसका नाम बता दे. ये मैंने सुना है कि कुछ लोगों ने सपने देखे थे. सपना कौन देखता है? जो सोता है. जो सोता है वो सपने देखता है, जो जागता है वो काम करता है. हम जागते रहे 5 साल और हमने काम किया है. जो लोग सोते रहे वो केवल सपने देखते रहे. सपना जो जनता का था उसको पूरा हमने किया है. और अगर कोई चीज कहता है कि मैंने शिलान्यास किया तो उसको दिखाए ना कहां किया है. बजट कहां किया? तो बजट में प्रावधान होता है, विधानसभा में पारित कराया होगा, वो होगा.
आपके पास कहां है? आपने बजट का प्रावधान किया नहीं, जमीनें खरीदी नहीं। कहते हमने एक्सप्रेसवे बनाने का सपना देखा था। बीजेपी ने 5-5 एक्सप्रेसवे बनाए। आप 5 साल रहे, आदरणीय नेताजी, उनके पूज्य पिताजी उसके पहले 5 साल रहे, उसके पहले वो 5 साल रहे, आप 15-20 साल रहे, 15 साल रहे। आपकी सहयोगी आदरणीय बुआ जी, आदरणीय मायावती जी भी 5 साल रही, और कांग्रेस आपकी केंद्र सरकार में उसको आप समर्थन कर रहे थे। यानी 15-15, 20-20 सालों तक रहने के बाद आप कर नहीं पाए। अब कह रहे हो मैं सपना देखा था। अब इसका कौन सा जवाब है? रात को कौन देखे जाएगा कि किसने देखा किसने नहीं देखा? हमने सपना देखा, इस चीज का जो जनता ने देखा था उसको हमने पूरा किया है। हमने अपराध को दूर किया है, यहां पर सांप्रदायिकता के दंगों को से उत्तर प्रदेश को मुक्त किया है। ये उत्तर प्रदेश आज एक जिसको कहना चाहिए पोटेंशियल उसमें आज दिखा है, और आज उत्तर प्रदेश विकास की द्रुतगामी गति से, पहले उत्तर प्रदेश 2-3 चीजों में अव्वल आ जाए तो बड़ी बात होती थी केंद्र की योजनाओं में। आज 55 से ऊपर योजनाओं में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। दिनेश जी, यही तो एलिगेशन अखिलेश यादव भी तो कर रहे हैं कि आप लोग बातों को भाजपा वाले बड़ा मैनिपुलेट कर देते हैं, कुछ अलग तरीके से दिखाते हैं। तो सच्चाई कितनी है? देखिए, ये तो रिकॉर्ड्स है ना, ऑन रिकॉर्ड है। आपके सरकार में आप कितनी योजनाओं में अव्वल बने? उनके पास जवाब नहीं होगा, क्योंकि बने ही नहीं। आज हम 55 में हुए, हम सब गिना सकते हैं किन किन चीजों में हुए। आज अर्थव्यवस्था में 7वें से हम 2 स्थान पर आए। कोई हमारे हाथ में नहीं है, न केंद्र के आधार पे है। ये तो एक विभिन्न प्रकार के आंकड़ों का संकलन होता है, जो सरकारी स्तर पर उसका प्रसारण होता है। ये बदलाव है हमारा। तो ये इस बार के जो चुनाव के अंदर भाजपा के लिए समाजवादी पार्टी सबसे बड़ा कह सकते हैं इश्यू है कि अखिलेश इश्यू है? नहीं, दोनों इश्यू नहीं है। बीजेपी का मुकाबला किसी से नहीं है। आप धरातल पर देखिए जाके, पिछले बार भी इसी प्रकार का प्रोपेगेंडा हुआ था, और समाजवादी पार्टी 3रे नंबर पे गई थी, बहुजन समाज पार्टी 2रे नंबर पे आई थी। जबकि प्रचार इतना था कि जैसे लग रहा था कि बीजेपी का मुकाबला समाजवादी पार्टी कर रही है। मैं समझता हूं कि इस समय 2रे नंबर के लिए सपा, बसपा, कांग्रेस और MIM के बीच में संघर्ष है। और मतलब फर्स्ट नंबर पे तो बीजेपी है, ये तय है। बीजेपी जितने पिछला रिकॉर्ड अपना स्वयं तोड़ेगी, 300 का आंकड़ा पार करेगी। सपा, बसपा, कांग्रेस और MIM, इनको आप मिला लीजिए तो ये 3 का आंकड़ा, तीनों का योग जो होगा वो 3 का आंकड़ा पार नहीं करेगा। मतलब 1 वर्सेस ऑल यहाँ पे यूपी के चुनाव में आप कह रहे हैं कि 1 वर्सेस ऑल है। अलग अलग जाइए, आप तो गुजरात से आए हो और आप जाकर देखो, आप सपा से पूछिए कहेंगे मेरा बीजेपी से मुकाबला है, बसपा से पूछिए कहेंगे बीजेपी से मुकाबला है, कांग्रेस से पूछिए कहेंगे बीजेपी के लिए हम आए, MIM से पूछिए तो किसी को नहीं कहेंगे मोदी जी योगी जी से मुकाबला है। और इनका मुकाबला किसी से नहीं, इनका मुकाबला आपस में है। अच्छा, बीजेपी का अंदरूनी कोई मुकाबला चल रहा है? क्योंकि बीजेपी के अंदर भी इस बार काफी मंत्रियों की टिकट काटी गई, काफी लोग नाराज होके सपा में भी चले गए हैं। एक चीज हमेशा याद रखिए, बीजेपी में प्रत्याशी कतई चुनाव नहीं लड़ता, बीजेपी में कमल का फूल चुनाव लड़ता है। और आप जाकर देखिए, अभी तो आप अगर यहाँ पे उसमें रही होंगे, किस तेजी के साथ में दूसरे दलों के लोग भाजपा में आए हैं, अभूतपूर्व है। सर, आपके दल में से भी हमारे 2-4 लोगों का आप गणना अगर कर लेंगे, 2-4 विधायक चले गए, उनके 30 से ऊपर विधायक और MLC हमारे साथ में आए। उनकी चर्चा क्यों नहीं की उन्होंने? उनके तो सभी जाति धर्म के लोग, हमारे 30 से ऊपर MLC, विधायक और सांसद, इस तरह के लोग हमारे साथ में आए। सर, आप काफी घूम रहे हैं, लगातार आप कैंपेन में हैं, तो इसलिए एक सवाल मैं ये भी पूछना चाहती हूँ, क्योंकि विपक्ष काफी एलिगेशन एक के बाद एक कर रहा है कि आप लोग धर्म की राजनीति कर रहे हैं, मुद्दों पे से हटके बात कर रहे हैं, यूथ को अलग तरीके से समझाने की या भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। इन सारे एलिगेशंस पे भाजपा क्या जवाब देगी? हम तो हमेशा से जो हमने विकास किया हम उनकी बात करते हैं, जो केंद्र ने काम किया उसकी हम बात करते हैं, जो केंद्र और प्रदेश का समन्वय है, डबल इंजन की सरकार है, हम उसकी बात करते हैं। वो पाकिस्तान की कभी बात करते हैं, वो कभी जिन्ना की बात करते हैं, वो कभी विभिन्न प्रकार के धर्मों को उन्माद पैदा करने के लिए विभिन्न प्रकार के शब्दों का, अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री जी के बारे में, चाहे प्रधानमंत्री जी के बारे में, चाहे उनके सहयोगी MIM के वे कि योगी जी मठ चले जाएंगे, मोदी जी हिमालय चले जाएंगे, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करने लगते हैं। सर, चर्बी और गर्मी की बात तो भाजपा में भी होती है, मंच पे से भाजपा भी चर्बी और गर्मी की बात, गर्मी की बात होती है कि यहाँ पे एक सामान्य लहजे में की गई बात है। और निश्चित रूप में कोई अगर कोई भी तत्व हो,
और ये सारी सरकारों सारे विपक्ष को भी ये सोचना चाहिए कि अगर अराजक तत्वों में किसी प्रकार की उत्तेजना है तो शासन का कर्तव्य है उनको दंड देना, शासन उनके खिलाफ कार्रवाई करे, चाहे वो किसी के भी शासन ना हो। सपा को, बसपा को, कांग्रेस को इन बातों को सोचना चाहिए। बीजेपी खुलेआम कहती है कि हम अपराध को नियंत्रण में लाएंगे, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अगर वो जुनून पैदा करने की कोशिश करेंगे तो उनको उसी भाषा में जवाब होगा अपराधी को। तो अपराधी को कहने पे बुरा क्यों लगता है? किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। तो आखिरी सवाल, डबल इंजन की ये सरकार है, वो फिर से सत्ता में आएगी तो उसके बाद के संकल्प या आने वाले दिनों की क्या तैयारियां हैं? कितनी सीटें आप मान रहे हैं? किस फैक्टर को ज्यादा फोकस करेंगे आने वाले मेरा जो रिकॉर्ड होगा वो पिछले से बेहतर होगा। बीजेपी अपना जीत का रिकॉर्ड स्वयं तोड़ेगी। सपा, बसपा, कांग्रेस और एमआईएम की सीटें घटेगी। एमआईएम के पास तो थी नहीं, कांग्रेस के पास भी जो 2-4 सीटें थी वो भी हमको लगता है कि एकला चलो की राह पे जैसे लोकसभा में चले उसी के आसपास वो होंगे। बसपा और सपा में टक्कर है और ज्यादातर लोग उनसे अलग हटके वो भाजपा की तरफ आ रहे हैं। बीजेपी का मुकाबला किसी से नहीं है। धन्यवाद हमारे साथ વાત करने के लिए। તો આ હતા યુપીના ડેપ્યુટી સીએમ ડોક્ટર દિનેશ શર્મા સ્પષ્ટતાથી જણાવી રહ્યા છે કે ભાજપની કોઈની સાથે સ્પર્ધા નથી। ગઈ વખતે જેટલી બેઠકો હતી તેનાથી વધુ બેઠકોની સાથે ભાજપ આ વખતે સરકાર બનાવશે। જેટલા મેનિફેસ્ટોમાં ગઈ વખતે તેમણે પ્રોમિસ કર્યા હતા તે પૂરા કર્યા છે અને આગામી દિવસોમાં જે મેનિફેસ્ટો આવશે તેના પર તમામ જે પ્રોમિસ છે તે પૂરા કરવામાં આવશે। ધર્મની કોઈ રાજનીતિ કરવામાં નથી આવતી, પરંતુ જે વ્યક્તિ જે ભાષામાં સમજે છે એ ભાષામાં જવાબ આપવાની ભાજપની તૈયારી છે। અત્યારે જીત માટે ખૂબ જ આશ્વસ્ત છે ડેપ્યુટી સીએમ ડોક્ટર દિનેશ શર્મા। કેમેરામેન ઇમરાન સાથે કિંજલ મિશ્રા, TV9 લખનઉ। अन्य समाचार पर नजर करीशुं ते पहेला रोकाईए एक ब्रेक माटे।